हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट कर ली थी और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। आज हम एक और चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट्स। स्टूडेंट, दिस टॉपिक सेट इज़ नॉट न्यू फॉर यू. You have already done this topic sets in grade 6, 7, 8 and grade 10 as well. तो हम इसको जो है कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स के अंदर ही ख़त्म कर दें। पहला लेक्चर जो होगा वो हमारा रिवीजन का होगा, जिसमें हम तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे और जो कि इस बुक में दिए हुए हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स। क्या है डेफिनेशन ऑफ सेट? A set is a collection of well-defined distinct objects. कहता है कि सेट जो है कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इस डेफिनेशन पे नोट करें तो आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ क्या है? कलेक्शन। दूसरी चीज़ क्या है? वेल डिफाइंड। तीसरी चीज़ क्या है? डिस्टिंक्ट। तो अब ये 3 चीज़ें जो सेट होल्ड करेगा उसी को ही हम सेट कहेंगे। पहली चीज़ क्या है? कलेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस लेक्चर रूम से 5 चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। एक तो मैं ले लेता हूँ ये चेयर, एक मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर ले लेता हूँ। एक मेरा ये वाइट बोर्ड है, तो ये मैं वाइट बोर्ड ले लेता हूँ। एक जो है ये टेबल भी पड़ी हुई है, ये टेबल भी ले लेता हूँ। और एक मेरी क्लॉक, वॉल क्लॉक जो सामने दीवार पे लगी हुई है, ये भी ले लेता हूँ। अब मैं लगाता हूँ इसके ऊपर सेट की डेफिनेशन। पहला वर्ड क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन। कुछ चीज़ों को आप कलेक्ट कर लें। तो देखें क्या ये कलेक्शन है? यस, ये 5 चीज़ों की कलेक्शन है। चेयर है, मार्कर है, वाइट बोर्ड है, टेबल है, वॉल क्लॉक है। 5 चीज़ों की कलेक्शन हो गई। ज़रूरी नहीं है 5 की हो, 5000 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। कलेक्शन है। फिर क्या लिखा हुआ है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है आप उसके बारे में जानते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि चेयर क्या चीज़ होती है, मार्कर क्या चीज़ होता है, वाइट बोर्ड क्या होता है, टेबल क्या होती है और वॉल क्लॉक क्या होता है। तो हम जानते हैं इसके बारे में। यानी कि पहली जो वर्ड था कलेक्शन का वो फुलफिल हो गया कि हमने इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर लिया है। दूसरा ये कि वेल डिफाइंड है, हमें इन 5 चीज़ों की बारे में पता है, हमें इन 5 चीज़ों का पर्पस पता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट हो। ये देखें, ये सब आपस में डिफरेंट है। चेयर का पर्पस अलग होता है, मार्कर का अलग होता है, वाइट बोर्ड का अलग होता है, टेबल का अलग होता है, वॉल क्लॉक का अलग होता है। देखें, इन 3 में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो वो सेट नहीं होगा। क्या मतलब? अभी तो कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक दूसरे से डिफरेंट भी है। अब फर्ज करें मैं इस सेट के अंदर एक और चीज़ डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया एक और चीज़। मैंने एक और चीज़ क्या डाल दी? मैंने चेयर डाल दी। अब दोबारा लगाते हैं इसके ऊपर डेफिनेशन। कलेक्शन है, यस कलेक्शन है, 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6। वेल डिफाइंड है, यस हमें इन सब का पर्पस पता है, हमें इन सब के यूजेस पता है। डिस्टिंक्ट है? नो, डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि चेयर जो है वो 2 दफ़ा आ रही है, इसलिए अब ये सेट नहीं है। तो कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास इस तरह की कुछ कलेक्शन है। ये 4 चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली। तो अ सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन है, यस 1 2 3 4। वेल डिफाइंड नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है।
मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ना मुझे इसका पर्पस पता है, तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है तब भी सेट नहीं है। डिस्टिंक्ट है, यस डिस्टिंक्ट है। तो अब इस वाली जगह पर चेयर 2 दफा लिखा हुआ था, डिस्टिंक्ट नहीं था, सेट नहीं है। इस वाली जगह पर ये कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है, चारों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, हम इसका पर्पस नहीं जानते। तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ सेट्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, बल्कि अभी इसको छोड़ दें। क्या ये सेट है? यस 100% सेट है। कलेक्शन है? यस। वेल डिफाइंड? यस, हम जानते हैं कि ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, हम जानते हैं इनके बारे में। डिस्टिंक्ट हैं? यस, ये सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 3 डाल दूँ, जैसे ही मैंने 3 डाला तो 3 आ गया 2 दफ़ा, अब ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो सेट भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये है डेफिनेशन के सेट के लिए ज़रूरी है कि कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, तो जब कहीं जाके सेट बनता है, वरना सेट नहीं बनता। आई होप यू टोटली अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। अब हम बुक में से कुछ रिवीजन की चीज़ें करते हैं, देखते हैं कि बुक में हमें क्या क्या चीज़ें रिवीजन के लिए दी हुई हैं। पहली चीज़ नोटेशन। नोटेशन सेट को जो नोटेट किया जाता है, जो सेट की नोटेशन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से की जाती है, हमेशा। ABC हो गया, XYZ हो गया एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है 1 3 5, तो देखें सेट की जो नोटेशन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, स्मॉल लेटर से सेट की नोटेशन नहीं होती। अगर आपने इसको इस तरह लिखा कि A = 1 3 5, तो इसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा क्योंकि आपने स्मॉल लेटर में लिख दी। एक और चीज़ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे OS से। OS से क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1 3 7 8 10, सही है जनाब। अब अगर मैं आपसे बोलूँ OS का मतलब है इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे OS क्या है? 5। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लें आप, AEIOU, AEIOUT। अब अगर कोई बंदा आपसे पूछे भाई OS निकालें, इसका OS का मतलब क्या है? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6 एलिमेंट हैं। तो OS से करते हैं और इसको और किससे लिखा हुआ है? NS से भी करते हैं। तो OS माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स और NS का मतलब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है। चलिए आगे चलते हैं। सेट को लिखने के मेथड। सेट को लिखने के 3 मेथड हैं। राइटिंग फॉर्म ऑफ अ सेट, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म, अच्छा ये सारी वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हम सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पहली फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जब किसी सेट की आप लिस्ट बनाते हो उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या मतलब? जैसे सेट A इज ABCDE, तो ये कौन सा सेट है? टेबुलर फॉर्म है, क्योंकि लिस्ट आपने बना दी इन 6 लेटर्स की, ABCDE 5 लेटर्स की आपने लिस्ट बना दी। तो जब सेट को ब्रैकेट में और इस तरह लिखा जाता है, लिस्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म, एक और इसका एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास N लिखा हुआ है, 1 2 3 4।
ये भी एक टेबुलर फॉर्म है, ये लेटर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। यहाँ पर लेटर्स की लिस्ट है, यहाँ पर नंबर्स की लिस्ट है। तो ये होती है टेबुलर फॉर्म, जब आप कॉमा डाल के सेट की इस ब्रैकेट में लिखते हैं। ये ब्रैकेट की जो सही साइन है वो ये होती है। मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो इसलिए इस तरह बन रही है। दूसरी फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि ये जो आपने टेबुलर फॉर्म में लिखा है इसको वर्डिंग में लिख दें। क्या मतलब वर्डिंग में? इसकी आप वर्डिंग क्या बनाएंगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स। इसकी वर्डिंग क्या बनी? पहले 5 अल्फाबेट्स। इसी तरह अगर आप इसकी बनाएंगे तो ये क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, पहले 4 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स, पहले 5 अल्फ़ाबेट्स। तो इस फॉर्म में जब आपने लिखा तो ये कहलाती है सेट की टेबुलर फॉर्म, और जब आप इस फॉर्म में लिखते तो ये कहलाती है सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म है। तीसरी फॉर्म जो है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। एक ही बात है, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है कि आप एक ख़ास तरीके से एक बहुत बड़े सेट को बहुत छोटे सेट की फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो खैर ऑलरेडी छोटा सेट है, तो अगर मैं इसको बनाऊं x सच दैट x कंटेन इन n, मैं पूरा पहले लिख दूं फिर आपको समझाता भी हूँ। कंटेन इन n एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखें ये और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है कंटेन, इसका मतलब होता है कंटेन, और इसका मतलब होता है एंड, और ये तो लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब होता है सच दैट। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x, जबकि x जो है वो एलिमेंट है किसका? नेचुरल नंबर का। एंड माने और x जो है वो या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर 4 के बराबर और 4 से छोटे होते हैं वो यही होते हैं 1 2 3 4। तो ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ 100% सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है। ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म, ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये भी एक रिवीजन हो गया। एक और रिवीजन करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ सेट्स हमें याद होने चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेट्स याद होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर n 1 2 3 डैश डैश डैश। तो अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए ये क्या है, वो बोलेगा इट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कहलाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसमें से चले पहले मैं लिख दूं। दूसरा है W, ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स। हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। आपने आज तक नेगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं देखे होंगे, नेगेटिव होल नंबर्स नहीं देखे होंगे। तीसरा क्या है? Z। 0 आ रहा है बीच में, 1 2 3, यहाँ जा रहा है पॉजिटिव, यहाँ जा रहा है नेगेटिव। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स माने ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स।
अब एक अच्छे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि z का मतलब होता है इंटीजर्स, w का मतलब होल नंबर्स और n का मतलब नेचुरल नंबर्स। आगे चलते हैं। पार्ट 4 टाइप ऑफ सेट। q x सच दैट x बराबर है p अपॉन q फॉर ऑल p, जबकि q जो है वो z का एलिमेंट हो और q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में मौजूद हैं, होल के सारे इंटीजर्स में मौजूद हैं और सारे के सारे इंटीजर्स इसमें मौजूद हैं। यानी कि q जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि आपके पास ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए ऊपर n w z, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा वो तमाम नंबर जो कि फ्रैक्शन में आते हैं और पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। 5/2 2.5 होता है, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह 10/3 ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होता लेकिन पॉइंट के बाद रिपीट होता है, तो इसलिए ये भी रैशनल है। बल्कि मैं q से रिप्रेजेंट कर दूँ क्योंकि q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और वो तमाम फ्रैक्शंस जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं और जो पॉइंट के बाद रिपीट हो जाएं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, अपॉन में अगर किसी चीज़ के 0 हो जाए, जैसे 7/0 लिखा हुआ हो, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाता है। किसी भी चीज़ के अपॉन में 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए अपॉन में अगर 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो अनडिफाइंड नंबर होगा। चलिए अगला सेट देखते हैं। अगला सेट है 5वां i। ये क्या चीज़ है जनाब? x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p/q फॉर ऑल p, जबकि q जो है वो z हो एंड q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ये कहलाता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाता है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर की वही चीज़ कि अपॉन में तो 0 आ नहीं सकता और अपॉन में 0 नहीं आ सकता, लेकिन आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे तो ये 1.41 समथिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे अगर आप स्क्वायर रूट 7 निकालेंगे तो ये भी ख़त्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो 2 पॉइंट समथिंग ये कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। इसी तरह पाई जो आप कैलकुलेटर में देखते हैं 22/7 होता है, ये देखें फ्रैक्शन में आ रहा है लेकिन ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होता। 3.142 ये कभी ख़त्म नहीं होता, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आपके पास ई होता है, ई जिसको आप बोलते हैं 2.71, ये भी आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। तो वो तमाम के तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होते, पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं होते, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। चले अब हम अगला पढ़ते हैं। एक और सेट की फॉर्म रह गई है, वो भी देख लेते हैं। अगली फॉर्म क्या है जनाब? R। छठा R इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो p/q भी है और x जो है वो p/q भी नहीं भी है। क्या मतलब है? अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर ऑल p और q जो है वो z है और q ऑब्वियसली डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो तीनों केस के अंदर q जो है वो 0 नहीं है। तो रियल नंबर है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिंपल डेफिनेशन क्या है रियल नंबर्स की? कि ये आपने जितने भी सेट पढ़े
ये सारे के सारे सेट्स रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। ये भी रियल नंबर में आता है, ये भी आता है, इंटीजर भी आता है, रैशनल भी आता है, इररैशनल भी आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि n इज अ सबसेट ऑफ w, सबसेट का मतलब होता है एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, और w जो है वो खुद सबसेट किसका है, z का, क्योंकि w के सारे z में मौजूद हैं, और z किसका सबसेट है, q का। तो क्योंकि इसके सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर रियल नंबर की डेफिनेशन निकालेंगे कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल, यानी कि सारे दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे, दुनिया के जितने भी इररैशनल नंबर हैं वो सारे, उन दोनों का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर को उर्दू में कायनाती नंबर भी कहते हैं, यूनिवर्सल नंबर भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके अंदर हर जो है वो शामिल है एलिमेंट, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएं तो इसके अंदर मौजूद है। चलिए जनाब, तो ये तो आपके पास कुछ सेट्स को जो है वो डिवीज़न था कि आपको सेट्स के बारे में पता हो, n क्या होता है, w क्या होता है, z क्या होता है, q क्या होता है, i क्या होता है, r क्या होता है। तो मैंने आपको कोशिश करा कि जल्दी बताऊं लेकिन सही तरीके से बता दूं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस और सीखते हैं इसके अंदर। ये सारा का सारा आज की क्लास में रिवीजन होगा और अगले लेक्चर के अंदर जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक ही एक्सरसाइज है। एक डेफिनेशन है सबसेट। सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से साबित करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक सेट है आपके पास 2 3 5। तो सबसेट क्या होता है कि अगर किसी सेट के सारे ही एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो ऐसी सूरत में वो सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है। अब आप गौर से देखें, B के सारे एलिमेंट, सेट B के 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 5, क्या ये A में मौजूद हैं? यस, ये A में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। होप यू अंडरस्टैंड। सही है जरा, लेकिन शर्त क्या है कि सारे के सारे मौजूद हों। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, ये लिखा हुआ है, पहले मैं लिख दूं। ये जो सिंबल है और ये सिंबल, इसको पढ़ते हैं नल सेट और इसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसके अंदर आपको कोई एलिमेंट नज़र ना आए उसको बोलते हैं हम नल सेट या एम्प्टी सेट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नल सेट का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है, जो मर्जी लिखते हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि नल सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। यानी कि आप इन दोनों सेट्स को अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए एज वेल एज नल सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। सही है जनाब। अगला जुमला, अगला पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त है। every non empty set A has at least 2 subsets, that is A itself and null set। बिल्कुल सही बात है। कहता है कि हर सेट के 2
कम से कम अपने दो जो होते हैं वो सबसेट होते हैं। एक तो वो नल सेट, क्योंकि नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक दूसरा सेट वो खुद। तो अगर आप सेट ए की बात करें तो देखें नल सेट इसका सबसेट है, और सेट ए जो है वो इसका सबसेट है, अपने आप का सबसेट भी है, क्योंकि ए के सारे ए में मौजूद हैं। तो इसको बोलते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ए हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट। दुनिया के हर सेट के 2 सबसेट होते हैं, एक नल सेट और एक दूसरा वो खुद। अगला लिखा हुआ है 3, इफ ए कंटेन्स n elements, then 2 की पावर n different subsets can be formed from its एलिमेंट्स। देखिए जनाब, इस जुमले का मतलब क्या है? कहता है इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले रहा हूं ए 1 2 3 4, तो यहां लिखा हुआ है इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स। यहां पर इस वक्त एन क्या है? 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। क्या लिखा हुआ है? देन 2 की पावर एन डिफरेंट सबसेट्स कैन बी फॉर्म। देन 2 की पावर एन, यहां पर एन क्या है? 2 की पावर 4, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे इसके। बात समझ में आई कि अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, तो 16 सबसेट बनेंगे। और अगर फर्ज करें आपके पास एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 5 7, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें कितने सबसेट बनेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो n की वैल्यू आ गई 3, तो 2 की पावर n, 2 की पावर क्या हो गई 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके। तो ये था पॉइंट नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 4 क्या है? कहता है अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, तो ऐसी सूरत में ए सी का सबसेट बी होगा। देखें इसको, अभी चेक करते हैं। अभी इसको चेक करते हैं कि ये जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के अंदर ज़रूर पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्ज करें ए में है 2 3 5 और बी में है 2 3 5 7 8 और सी में है 2 3 5 7 8 9 10 फॉर एग्जाम्पल। अब ये प्रॉपर्टी लगाएं, क्या ए बी का सबसेट है? यस, क्योंकि ए के सारे बी में मौजूद हैं। क्या बी सी का सबसेट है? यस, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी का सबसेट होता है। तो देख लीजिए ए सी का सबसेट है, यस, ए के सारे सी में मौजूद हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी नेम इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये आप याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको जितने पॉइंट्स अब तक करवाए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे और आपको याद भी रखने हैं सारे पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। मैं आपको एक एग्जाम्पल से साबित करूंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट।
ये देखिए, फर्ज करें आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 5 और आपके पास एक सेट है 2 3 5। क्या बी ए का सबसेट है? यस, क्योंकि बी के सारे ए में मौजूद हैं। क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है? यस, प्रॉपर सबसेट बी है। क्यों? क्योंकि बी के सारे ए में मौजूद हैं लेकिन ए के सारे बी में मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है, एक ऐसा सबसेट कि एक सेट दूसरे का सबसेट तो हो लेकिन दूसरे सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट उस वाले सेट से ज़्यादा हो जो कि वो सबसेट बना रहा है। जैसे बी 2 3 5 और ए में 1 2 3 4 5 है, तो ए बी जो है वो ए का सबसेट है लेकिन बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर का मतलब है कि ए के अंदर कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बी के मुकाबले में ज़्यादा हो। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B जो है वो है 1 2 3 4 5। अच्छा, एक मिनट, सही। तो क्या A B का सबसेट है? यस। क्या A B का प्रॉपर सबसेट है? नो। क्यों? क्योंकि A के सारे मौजूद हैं B में और B के सारे भी A में मौजूद हैं। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों वो सबसेट तो होता है, लेकिन अगर दूसरे सेट में जिसका वो सबसेट है एक एलिमेंट ज़्यादा ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बल्कि ऐसी सूरत में वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर के लिए एक नंबर कम से कम ज़्यादा होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो, 4 हो, 1000 हो, कम से कम एक ज़्यादा हो। इम्प्रॉपर के लिए एग्जैक्टली सेम। इसीलिए कहा जाता है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एवरी सेट इज़ इटसेल्फ अ प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ। सॉरी, इटसेल्फ 2 दफ़ा यूज़ हो गया कि हर सेट जो होता है वो दूसरे अपने ही सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली के व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट। आगे चलते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं A इज इक्वल टू 1 2 और आपसे पूछा जाए कि भाई पावर ऑफ A निकालो, यानी कि A की पावर निकालो। तो A की पावर निकालने का मतलब है A के तमाम सबसेट लिख दें। तो किस तरह निकाला है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n क्या मतलब क्या होता है? कितने एलिमेंट्स है? एक और एक 2, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट बनेंगे। तो इसकी जो पावर बनेगी वो बनेगी 4 सबसेट्स। पहला सबसेट क्या होगा इसका? यह आपको याद रखना है। पहला सबसेट होगा इसका एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या बनेगा? 1, तीसरा 2 और चौथा 1 2 खुद, क्योंकि आपको 4 लाजमी बनाने होंगे। 4 है तो 4 बनाएंगे, 8 है तो 8 बनाएंगे, 16 है तो 16 बनाएंगे। सही है जनाब? तो जितने होंगे वो आप बनाएंगे। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ हाथ के हाथ में आपको बता दूं, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? फर्ज करें आपके पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। सही है जनाब? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि A जो है वो सबसेट है B का, क्यों? क्योंकि A के सारे मौजूद हैं B में। तो अगर A B का सबसेट है तो
तो बी ए का क्या होगा, ए तो बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे बी में हैं, तो बी ऐसी सूरत में क्या होगा, बी ऐसी सूरत में होगा सुपरसेट ऑफ ए। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो दूसरा पहले का क्या होता है, सुपरसेट होता है। तो सबसेट को अगर घुमा दो तो वो क्या बन जाता है, सुपरसेट बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत आसान सी बात थी। चलिए अब हम आपको एक और डेफिनेशन बताते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो आज की जो हमारा लेक्चर है वो कंसिस्ट है तमाम डेफिनेशंस के ऊपर। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम शो करेंगे कैपिटल यू से। देखिए अगर आपके पास एक सेट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, बल्कि हाँ एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 डैश 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 10, डैश डैश का मतलब है 1 से लेकर 10 तक। अब अगर आपके पास एक सेट लिखा हुआ है 1 3 5 6, एक सेट लिखा हुआ है आपके पास 2 4 8 10, एक सेट लिखा हुआ है आपके पास C फॉर एग्जाम्पल 1 5 7 8, और ये सिचुएशन है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या A X का सबसेट है? यस, क्योंकि A के सारे X में मौजूद हैं। क्या B X का सबसेट है? यस, क्योंकि B के सारे X में मौजूद हैं। क्या C X का सबसेट है? यस, क्योंकि C के सारे X में मौजूद हैं। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है, फॉर इन अ गिवन सिचुएशन इफ ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ द बिग सेट देन दिस बिग सेट इज द यूनिवर्सल सेट। अगर सवाल के अंदर 3 सेट दिए हैं और वो तीनों एक बड़े सेट के सबसेट हैं, देखें तीनों, अगर इन 3 में से कोई एक भी आउट हो गया तो फिर ये X सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 में अगर 11 भी हो तो अब क्या C X का सबसेट है? नो, हैंस X डज नॉट द यूनिवर्सल सेट। लेकिन जैसे ही आपके पास इस हालत में लिखा हुआ है आप बोलेंगे यस, और अब आप बोलेंगे यस कि ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। आगे चलते हैं, अगली जो डेफिनेशन है वो है आपके पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ A बिलोंग टू B एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको साबित करता हूँ। अगर A हमारे पास है 1 2 3, अगर B हमारे पास है 1 2, अगर C हमारे पास है 3 2 1, अगर D हमारे पास है 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या A बराबर है C के, आप बोलेंगे यस। क्यों? डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B। यानी कि ये और ये दोनों में 3 एलिमेंट है और 100% सेम है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। हैंस वी कैन से A एंड C आर इक्वल। आगे लिखा हुआ है B एंड D आर इक्वल। यस, B में क्या है 1 2 और D में क्या है 1 4। आप जानते हैं कि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब है B में 1 है, D में भी 1 है, B में 2 है, D में भी 2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 4 4 2 होता है। तो यस, ये भी इक्वल है। आगे लिखा हुआ है कि B डज नॉट इक्वल टू C। बिल्कुल सही बात है, B में 1 2 है और C में 3 2 1 है, तो B में भी 3 होना चाहिए था इक्वल होने के लिए। तो दो सेट्स इक्वल का मतलब है 100% दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो इक्वल भी हों और एलिमेंट सेम भी हों तो वो इक्वल सेट्स होते हैं, वरना नहीं होते। अगली चीज इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट समझने के लिए भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। A इज इक्वल्स टू ABC, B इज इक्वल्स टू 3 4 5, C इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। तो A इज इक्विवेलेंट B। डेफिनेशन क्या है? टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय A, और ये साइन होता है वेव की तरह का, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट अलग चीज़ होती है, इक्वल अलग होती है। इक्वल का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी और 100% इक्वल, मतलब 100% सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हो। तो A जो है वो B के क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या A C के इक्विवेलेंट है? नहीं, क्योंकि A में 3 एलिमेंट है, इसमें 4 हैं, तो इसको नहीं को बोलते हैं इस तरह, नो। सही है जनाब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो है वो किस तरह आ रहा है। क्या B C के इक्विवेलेंट है? नो, क्योंकि B में कितने हैं? 3 4 5, और C में कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। तो इक्विवेलेंट के लिए ज़रूरी है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और इक्वल के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल भी हो और 100% सेम भी हो। इसमें सिर्फ इक्वल होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। एक और टॉपिक छोटा सा करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे बाकी। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स देखें, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक बंदे ने लिखा 1 2 3, एक बंदे ने लिखा 2 1 3, एक बंदे ने लिखा 3 2 1। ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 2 3 2 1 3 3 2 1 अगर आपने लिखा है तो ये तीनों 100% सेम और बराबर माने जाएंगे। अच्छा, ये कहलाते हैं ऑर्डिनरी सेट। ये तीनों कहलाते हैं ऑर्डिनरी सेट। सही है जनाब। अच्छा, बट समटाइम्स वी नीड सेट्स विच हैव a definite order of object which cannot be altered। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि हम सम टाइम इस फॉर्म में लिखते हैं सेट को, और कह रहा है ऐसी सूरत में हम इसका जो ऑर्डर है वो अनऑल्टर्ड नहीं कर सकते। ऑर्डर इज अनऑल्टर्ड। तो ऐसे सेट को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अगर किसी बंदे ने लिखा 3 2, तो ये कभी भी 2 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को। अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो यहाँ पर x 3 है, y 2 है, यहाँ पर x 2 है, y 3 है, तो ये सेम नहीं है। सही है। लेकिन जब सेट्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो सेम होता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है तो ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर इज अनऑल्टर्ड, और यहाँ पर आप लिख दें ऑर्डर कैन ऑल्टर। ऑर्डर कैन बी ऑल्टर्ड, आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इसमें कुछ थोड़ा सा थ्योरी बाकी है। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, और कुछ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक क्लास और मैं लूँगा इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया काइंडली इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, और किसी किस्म की कोई डेफिनेशन में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे अगली क्लास में ऐसे पहले जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलें। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।